फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स गेट सक्सेस बाय सोनू सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे व्यापार से साम्राज्य तक जो एनसीईआरटी के मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है उसके बारे में, उसका मुख्य बिंदु क्या क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभ्यास की समीक्षा करेंगे, है ना। तो मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सन 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतों कायम कर ली थी। सन 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। अंग्रेज़ पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी रूप में भारत आए थे, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब सन 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। अब देखिए इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो अंतिम शक्तिशाली मुग़ल शासक का नाम बताएं तो औरंगज़ेब था। मुग़ल साम्राज्य क्यों कमज़ोर पड़ गया? तो मुग़ल साम्राज्य जो था औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद कई मुग़ल गवर्नरों ने अपने क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करनी शुरू कर दी। इससे मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में लंदन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व के साथ व्यापार करने का चार्टर अनुमानित पत्र कंपनी को किसने किया? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पश्चिमी ताकत सबसे पहले भारत में आई? तो पुर्तगाली आई थी। किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की और कब? तो पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने सन 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली अड्डा कहाँ बनाया था? तो गोवा में बनाया था। कहाँ बनाया था? गोवा में बनाया था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय शक्तियों के लिए प्रमुख व्यापारिक वस्तु कौन सी है? तो सूती एवं रेशम कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि ये सब थे। अगला क्वेश्चन है, पहली अंग्रेजी फैक्ट्री यानी कि कारखाना की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो पहली फैक्ट्री का स्थापना 1651 ईस्वी में हुगली नदी के तट पर की गई हुई थी। फैक्टर किसे कहा जाता था? फैक्टर किसे कहा जाता था? तो कंपनी के व्यापारी हुगली नदी के किनारे ही अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ और कब शुरू हुई? तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, फरमान का क्या अर्थ होता है? तो फरमान का अर्थ होता है शाही आदेश। क्या होता है? शाही आदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तो नवाब मुर्शिद कुली खां थे। फिर क्वेश्चन है, बंगाल का आखिरी नवाब कौन था? तो नवाब सिराजुद्दौला। पलासी का नाम किस तरह पड़ा? तो पलासी का नाम दरअसल असल नाम जो था पलासी था, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह को पलासी यहाँ के पलास पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण कहा जाता था। अलीवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? तो सन 1756 ईस्वी में।
बक्सर की लड़ाई कब हुई? तो सन 1764 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से जब भारत आया था तब उसकी उम्र क्या थी? रॉबर्ट क्लाइव सन 1743 ईस्वी में मद्रास आया था, तब उसकी उम्र 18 वर्ष थी। कितनी थी? 18 वर्ष। विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। प्लासी की जंग क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती थी? तो प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी क्योंकि भारत में यह कंपनी की बड़ी पहली बड़ी जीत थी। पानीपत का तीसरा लड़ाई जो हुआ था वो कब हुआ था? तो सन 1761 ईस्वी में हुआ था। बक्सर की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? तो मीर कासिम की हार हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। नवाब बनने का क्या मतलब था? तो नवाब बनने का मतलब था कि अंग्रेजों की गुलामी करना। सारी ताकत और सत्ता कंपनी के पास होती थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 4 मई 1799 ईस्वी में हुई। टीपू सुल्तान मैसूर का राजा कब बना? तो 1782 ईस्वी में बना। काजी का अर्थ क्या होता है? तो काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश। क्या होता है? न्यायाधीश होता है। विलियन नीति का सिद्धांत किस तर्क पर आधारित था? तो यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता है तो अंग्रेज उस राज्य को अपने में मिला लेते थे। प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था? तो ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय कितनी और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी? तो उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन थी? तो बंगाल मद्रास और मुंबई। बंगाल मद्रास और मुंबई। महाराज रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई? तो 1839 ईस्वी में। महाभियोग किसे कहा जाता था? तो महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था तो उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है तो उसे महाभियोग कहा जाता है। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा कब जारी हुआ? तो सन 1789 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड कब लौटा? तो 1785 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कब और क्यों की थी? आत्महत्या कब और क्यों की? तो रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे सन 1772 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद में उसे अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप का जवाब देना पड़ा। बाद में उसे बरी कर दिया गया, लेकिन सन 1774 ईस्वी में उसने आत्महत्या कर ली। चेन्नम्मा कौन थी? तो चेन्नम्मा कर्नाटक के कितूर की रानी थी। चेन्नम्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो चेन्नम्मा की मृत्यु सन 1829 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जेल में हुआ था। रानी चेन्नम्मा की जेल में मृत्यु कैसे हुई? तो जब अंग्रेजों ने कितूर के छोटे राज्य को कब्जे में लेने की कोशिश किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का क्या उद्देश्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आने का उद्देश्य जो था व्यापार के उद्देश्य से आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के उद्देश्य से आया था। यूरोप के बाजारों में किन किन भारतीय वस्तुओं की मांग की गई थी, है ना? तो यूरोप के बाजारों में सूती वस्त्र, रेशम के वस्त्र और इसके साथ काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी जैसे मसालों की जबरदस्त मांग थी। वाणिज्यिक शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? तो एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों की सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी कि मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाना ही क्या था? वाणिज्यिक था। सहायक संधि के फलस्वरूप अंग्रेजों ने कौन कौन से इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया? तो गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली ने उस समय के नवाब को सन 1801 ईस्वी में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने से चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के
भी कई इलाके छीन लिए गए थे। अब दोस्तों हम चैप्टर 2 जो था उसके क्वेश्चन आंसर जो व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें क्या है, पाठ्य पुस्तक से जो भी क्वेश्चन है ना, उसके बारे में। तो यहाँ कहता है निम्नलिखित को जोड़े बनाएं, है ना, निम्नलिखित को जोड़े बनाएं। तो यहाँ कहता है दीवान, है ना, तो दीवानी जो था, दीवानी जो था उसके लिए भू राजस्व वसूल करने का अधिकार किया गया था। क्या चीज़, भू राजस्व, है ना। तो देखिए ये दीवानी है तो इसके लिए भू राजस्व, है ना। उसके बाद शेर ए मैसूर, शेर ए मैसूर को टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर को कौन, तो टीपू सुल्तान शेर। उसके बाद है फौजीदारी अदालत, फौजीदारी अदालत जो था सो फौजीदारी अदालत, है ना, वो फौजीदारी अदालत से ही मिलेगा। उसके बाद रानी चेन्नम्मा, रानी चेन्नम्मा जो थी सो कहाँ का नेतृत्व करती थी, तो कितूर का। उसके बाद है सिपाही, तो सिपाही क्या था, तो सिपाही सिपोय था, क्या था, सिपोय था। उसके बाद है वारेन हेस्टिंग्स, है ना, तो वो क्या थे, भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश डैश की जंग से शुरू हुई थी, तो पलासी के युद्ध से शुरू हुई थी। हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने किसका सिद्धांत लागू किया, तो विलय का सिद्धांत लागू किया। मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश डैश भाग में स्थित थी, तो दक्षिण भाग में स्थित थी। अब देखिए सही गलत बताना है। तो मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया, ये गलत है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, तो ये भी गलत है। महाराज रंजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो ये सही है। अंग्रेजों ने अपने कब्जा वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, तो ये भी गलत है। अब देखिए विचार करें, है ना। क्वेश्चन कहता है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की एक तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों जो थी वह भारत की तरफ आकर्षित होने का कारण क्या था, तो यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे कपास, रेशम, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी इत्यादि। ये सब वे भारत में कम कीमत पर सामान को खरीद कर वापस यूरोप में जाकर उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही थी। अगला क्वेश्चन है बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद होते थे, तो उसके बीच बहुत सारे विवादों का कारण था। पहला है नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। दूसरा, नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की हुई थी। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया। नवाबों ने कंपनी पर टैक्स यानी कि कर अदा करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने के आरोप भी लगाए हुए थे। अगला है कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए, है ना, कौन सा, तो नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलाबंदी के विस्तार एवं पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। अगला क्वेश्चन है दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा, तो दीवानी मिलने से कंपनी को फ़ायदा तो पहुंचा ही था, तो कैसा पहुंचा था, तो उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। दूसरा पॉइंट है कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन
अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। अगला पॉइंट है, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्च चला सकती थी, जैसे सूती रेशम कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना इत्यादि वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो टीपू सुल्तान को खतरा मानने का कारण क्या था? तो कारण था मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में ही था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाह से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी। टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। अगला क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो उसका जवाब है, सहायक संधि का अर्थ गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य सहायक संधि को अपनाया था। इसे सहायक संधि इसलिए कहा गया कि जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उसकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वादा करती थी। सहायक संधि की शर्त क्या क्या था? पहला, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा, वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र शासक से छीन लेगी। शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो शासक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। अगला प्रश्न है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह से अलग होता था? तो इसका जवाब है, भारतीय राजाओं के शासन और कंपनी के शासन में अंतर किस प्रकार है? तो देखेंगे अब। भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक तथा राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयाँ ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थीं। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी तथा फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेज़ों ने एक आधुनिक एवं विकसित न्यायिक व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी व फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थीं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो उसके बदलावों का जो संरचनात्मक बदलाव था वो क्या था? पहला पॉइंट है, कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की भर्ती की। दूसरा पॉइंट है, कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीकी से प्रशिक्षित किया। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट तथा मैचलॉक इत्यादि से लैस किया गया। कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी तथा सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट देखेंगे, सेना में यह भावना जगाई गई कि कोई धर्म जाति नहीं, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी रखना उनका कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, क्या है? बंगाल में अंग्रेज़ों की
जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। इसका जवाब है औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। तो पहला बदलाव क्या था? औपनिवेशिक काल में कलकत्ता एक प्रशासनिक केंद्र बन गया था। यूरोपीय लोग उच्च स्तरीय सुविधाओं से पूर्ण क्षेत्र में रहते थे, जबकि भारतीय लोग अनियोजित, सघन तथा सुविधाहीन क्षेत्रों में रहने को मजबूर थे। कलकत्ता का विकास भारत के प्रमुख संस्कृति रंगमंच केंद्र के रूप में हुआ था। नाटक, सामूहिक रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक उत्सवों इत्यादि में लोग उत्साहपूर्वक भाग लेते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कलकत्ता कई शानदार इमारतों का साक्षी बना। इसमें मिस्री, रोमन, प्राच्य तथा भारतीय मुस्लिम कलाकृतियों का उपयोग किया गया। भारतीय संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल इत्यादि इसके कुछ उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक के बारे में तस्वीरें, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, महादजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। तो इसका जवाब है महाराजा रंजीत सिंह का जन्म पंजाब के राज परिवार में हुआ था। उन्हें सन 1801 ईस्वी में पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। वे एक महान शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को अभिव्यक्ति एवं उपासना की स्वतंत्रता दे रखी थी। उन्होंने सभी धर्मों का सदैव सम्मान किया। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को मालूम चल सके।